गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA-BSc थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कल हमने बात की थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति की, कुछ पार्ट इसका बच गया था जिसको आज हम डिफाइन करेंगे। हमने इसके 3 प्रकारों के बारे में कल बात की थी। आज चौथा प्रकार है, वैसे तो पर्वतीय वन है लेकिन जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन है उसमें एक वनस्पति और पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने उसको साथ में शामिल कर दिया, कुछ ने उसको अलग किया है। मरुद्भिद वनस्पति। मरुद्भिद वनस्पति या दूसरा नाम इसको हम कह सकते हैं मरुस्थलीय वनस्पति। इसमें क्या होता है, जो वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। मरुद्भिद मतलब मरुस्थलीय वनस्पति। इसमें जो वर्षा होती है क्या पाई जाती है, 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। और ऐसे में जो वृक्ष पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात करें हम, उत्तरी गुजरात की बात करें और इस कच्छ के रण की बात करें, इसमें इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति में केक्टस क्या है, केक्टस, नागफनी झाड़ियाँ और घास पाई जाती है। घास, जैसे ही वर्षा होती है घास पनप जाती है। घास में है सेवण, जैसलमेर में भी पाई जाती है। साहिवाल जो किस्म की गायें हैं उनके चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसलमेर में एक जल पट्टी है, वहाँ पर यह सेवण घास पाई जाती है। भूगर्भिक जल पट्टी है, वहाँ पर भी यह सेवण घास पाई जाती है। धामण, सेवण, धामण और मुरात, और ये जो हैं ये घास पाई जाती हैं। घास हैं, घास के प्रकार हैं सेवण घास, धामण घास और मुरात घास। ये इस वाली क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। कह सकते हैं कि वृक्ष के नाम पे सिर्फ ये झाड़ियाँ या घास के मैदान ही यहाँ पर पाए जाते हैं। मरुद्भिद वनस्पति भी इसको कहा जाता है कि मरुद्भिद की बिल्कुल मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति की पेड़ नहीं मिलेंगे यहाँ पर। छोटे छोटी झाड़ियाँ, घास के मैदान, केक्टस, नागफनी, ये सारे यहाँ पर हमें उपलब्ध होते हैं। जैसे केक्टस है, नागफनी है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और घास है, घास के प्रकार है सेवण घास, धामण और मुरात घास, यह इस क्षेत्र में पाई जाती है। थार के मरुस्थल की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, उत्तरी गुजरात की बात करें और कच्छ का जो रण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति देखने को पाई जाती है। इसको मरुस्थलीय वनस्पति भी कहा जाता है। इसको मरुस्थलीय वनस्पति भी कहा जाता है क्योंकि मरुस्थल में वनस्पति के नाम पर सिर्फ ये घास झाड़ियाँ ही यहाँ पर उगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसी की बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे नंबर 4, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन देखिए क्या है, पर्वतीय वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्षा के साथ साथ उच्चावच भी क्या करता है, वनस्पति को प्रभावित करता है। हम कह सकते हैं कि वर्षा यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि क्षोभ मंडल है, वहाँ पर जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। उसको हम बोलते हैं तापमान की सामान्य हार्श दर। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है और वनस्पति के प्रारूप में भी परिवर्तन आता जाता है। बात करते हैं, ये जो वन है हिमालय वाले क्षेत्र पर उगते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो पर्वत पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में। कह सकते हैं कि असम से लेकर कश्मीर तक किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। दूसरी कह सकते हैं कि ये जो वन होते हैं ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं क्योंकि ऊंचाई के साथ जो जलवायु के तत्व होते हैं उनकी जो मात्रा है उसमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इस प्रकार के वृक्ष हमारे हिमालय वाले क्षेत्र में
और इधर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं या उन चोटियों पर भी पाए जाते हैं। लेकिन हिमालय के ये वन और दक्षिणी भारत के वनों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो नीलगिरी या कार्डेमम जो पहाड़ियाँ हैं वो अत्यधिक ऊंचाई की नहीं है, इसलिए दक्षिण भारत के जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं और उत्तर भारत के जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, दोनों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करें कि हिमालय वाले क्षेत्र की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर और इसमें हम कह सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम वाला जो क्षेत्र है, असम अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा जो जहाँ पर हिमालय का विस्तार है उसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब बात आती है कि जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है वनस्पति के प्रारूप में अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जैसे ही हम धरातल से ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, जिसको हम सामान्य ताप हार्श दर कहते हैं। और उस तापमान में कमी के कारण वनस्पति के प्रतिरूप में अंतर पाया जाता है। एक छोटी सी टेबल के माध्यम से मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। देखिए किस प्रकार से जो वनस्पति है उसका प्रतिरूप है उसमें अंतर पाया जाता है। 1500 मीटर है, 2500 मीटर है, 4500 मीटर है, 4800 मीटर है। जैसे जैसे हम हिमालय की जो चोटियाँ हैं ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, 1500 जो मीटर है वहाँ तक जो वनस्पति मिलेगी हमें सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन मिलेंगे। सदाबहार ऐसे वन, देखिए हमने बात की थी सदाबहार और पतझड़ वन, जहाँ अत्यधिक ऊंचाई है वहाँ सदाबहार वन, उससे कम ऊंचाई है वहाँ पतझड़ वन मिलेंगे। ऐसे वृक्ष जो ग्रीष्म ऋतु से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़ वन, सदाबहार वन, ऐसे वृक्ष जो सदा हरे भरे रहते हैं। तो जो 500 मीटर की ऊंचाई है वहाँ पर हमें किस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे, सदाबहार तथा पतझड़ वाले वन हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम और अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, कितनी ऊंचाई पे गए हम, 2500 मीटर की ऊंचाई पे गए, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन हमें प्राप्त होंगे, या हम कह सकते हैं कि शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जो वन हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अब जो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन हैं उसमें किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है या किस प्रकार के वृक्ष उसमें हमें मिलेंगे, देवदार मिलेगा, ओक मिलेगा, बर्च मिलेगा। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो हमें 2500 मीटर की ऊंचाई तक हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करेंगे, और अधिक ऊंचाई पे जाएंगे। हम पहुंच गए 4500 मीटर की ऊंचाई पे। किस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे, कोणधारी वन। देखिए कोणधारी, जो कोणधारी वन होते हैं इस प्रकार के होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं वो, सही है। इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे इन पे बर्फ़ गिरती है, क्योंकि यहाँ तक बर्फ़ गिरती है शीतकाल में, जैसे इन पे बर्फ़ गिरती है इतने अधिक लचीले होते हैं कि वो बर्फ़ नीचे गिर जाती है, या बर्फ़ वाले क्षेत्र में भी ये पौधे आसानी से पनप सकते हैं। तो इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं, कोणधारी जो वृक्ष होते हैं 4500 मीटर की ऊंचाई पे। चीड़ है, स्पुर्स है, फर है, स्नोबर है, ये सारे वृक्ष कहाँ तक पाए जाते हैं, 4500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अब 4500 मीटर की ऊंचाई के बाद क्या होते हैं, बर्फ़ जमने की जो दर है वो बढ़ती जाती है। कह सकते हैं कि गर्मी की जो ऋतु आएगी उसमें बर्फ़ पिघल जाती है, शीतकाल में वापस से बर्फ़ जम जाती है। तो 4500 मीटर की ऊंचाई पे जैसे ही हम चलना प्रारंभ करते हैं तो हमें वनस्पति, कह सकते हैं कि वनस्पति नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, पेड़ नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगी हमें, काई है, घास है, लीचेन है, ऐसी वनस्पति जो कह सकते हैं कि हम बिल्कुल छोटे छोटे वृक्षों के, वृक्ष नहीं कह सकते, पौधों के रूप में जो हमें वनस्पति मिलेगी उसको हम बोलते हैं काई। आपने देखा होगा काई, आप सभी जानते हैं, जब जल ठहर जाता है तो उसमें एक ग्रीन कलर की चिकनी परत जम जाती है, उसको बोलते हैं काई। छोटी मोटी घास उगाती है जैसे ही बर्फ़ पिघलती है, और लीचेन है। इस प्रकार की वनस्पति हमें 4500 मीटर से ऊपर देखने को मिलती है, और जिसको हम कौन सी वनस्पति बोलते हैं, टुंड्रा वन जिसको हम बोलते हैं। टुंड्रा वन या बोरियल वन भी इनको कहा जाता है। टुंड्रा वन सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। टुंड्रा जो वनस्पति है उसमें काई, घास, लीचेन
इस प्रकार की ही वनस्पति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि शीतकाल में तो यहाँ बर्फ़ जम जाती है, जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है तो बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होती है, तो छोटी मोटी घास उगाती है, काई और लीचेन जो है, इस प्रकार की वनस्पति के नाम पर सिर्फ यही उगता है। और इसलिए कौन से वन कहा जाता है इसको? टुंड्रा वन इसको कहा जाता है। और 4800 मीटर पर हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4800 मीटर पर हिम रेखा है। कौन सी रेखा है? हिम रेखा। हिम रेखा का अर्थ होता है यहाँ पर बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाती है, यहाँ पर बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाती है। और इस 4800 मीटर पर हम कह सकते हैं कि हिमालय की जो हिम रेखा है वह 4800 मीटर है। और यह अत्यधिक ऊंचाई पर इसलिए है क्योंकि जलवायु कैसी है? शुष्क है, इसलिए यहाँ पर हिम रेखा और ऊंचाई पर पाई जाती है। तो जो 4800 मीटर पर कौन सी रेखा स्थित है? हिम रेखा स्थित। ऐसी रेखा जहाँ पर बर्फ़ जमना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है? बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाती है। और इस बर्फ़ जमने के कारण 4800 मीटर से ऊपर हमें किसी भी प्रकार की वनस्पति देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ चारों तरफ हमें बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलती है। सही है? ये क्या थी? हमारे हिमालय की वनस्पति जो ऊंचाई के साथ क्या होती जाती है, जिसमें परिवर्तन आता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वनस्पति के प्रतिरूप में भी अंतर आता जाता है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1500 मीटर तक ऊंचाई तक किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सदाबहार एवं पतझड़ वन। 2500 मीटर तक किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, पत्ती वाले वन। दूसरा, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवदार, ओक, बर्च किस प्रकार के वृक्ष हैं, किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित हैं। तो हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष। देखिए, भारत का जो हिमालय पर्वत है उस पर क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ पर जो जलवायु है किस प्रकार की आ जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जलवायु में भी क्या आता जाता है? परिवर्तन आता जाता है। यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है और जिसके कारण किस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। इसलिए ये जो वृक्ष होते हैं चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और जिसके कारण इनको शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है, जिसमें देवदार, ओक और बर्च को शामिल किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कोणधारी वन है हिमालय पर कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो आप क्या कहोगे? 4500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कोणधारी वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आपका आंसर क्या रहेगा? चीड़ है, स्पूर्स है, फर है, स्नोबर है। ये सारे वृक्ष कहाँ? कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। और जो टुंड्रा वन है, टुंड्रा जो वन होते हैं, बड़े पेड़ पौधे कुछ भी नहीं उगता है, वहाँ सिर्फ काई है, लीचेन है, घास है, यह उगती है। और टुंड्रा वन जो है सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और उसके ऊपर क्या है? 4800 मीटर पर हिमालय की जो क्या है? हिम रेखा है, उसके ऊपर कंटिन्यू बर्फ़ जमी रहती है। वो बर्फ़ कभी भी नहीं पिघल पाती है। और इस वाले क्षेत्र की अगर बात करें हम, 4500 मीटर से 4800 मीटर, इस वाले क्षेत्र में बर्फ़ पिघल जाती है ग्रीष्म काल में, जिसके कारण भारत हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उनमें नदियों में वर्ष भर पानी मिलता है। तो इस वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो यह जो टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति है यह वहाँ पर पनप जाती है। और इस 4800 मीटर से ऊपर क्या है? ओनली हिमच्छादित प्रदेश हैं। जब भूमि नहीं होगी तो किसी प्रकार की वनस्पति भी नहीं उगेगी। अब बात आती है कि हिमालय के जो हमारे वृक्ष हैं और दक्षिणी भारत के जो वन हैं, दोनों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। क्योंकि हिमालय पर अधिक ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जलवायु में परिवर्तन आता जाता है। और दक्षिणी भारत है वहाँ पर इतनी अधिक ऊंचाई की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। दूसरा, जलवायु में भी अंतर पाया जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इधर क्या है? भूमध्य रेखा, उन दोनों का मध्य का क्षेत्र है, इसलिए उष्ण जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण जलवायु मिल जाती है।
तो यही कारण है कि इन दोनों के वृक्षों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इन्होंने कहा कि दक्षिण जो पर्वतीय वन है मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट है, विंध्याचल है, नीलगिरी। पश्चिमी घाट ये रहा, विंध्याचल यहाँ पर है और नीलगिरी नीचे है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो जोड़ता है वो क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंध में पड़ते हैं, इसलिए समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है इनकी, 1500 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध और निचले वाले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं वहाँ पर जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और जो कम ऊंचाई वाले भाग होते हैं वहाँ उपोष्ण कटिबंधीय या हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्या पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अगर हम बात करें नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी यहाँ पर है, दक्षिण भारत की चोटियाँ हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं। देखिए अब बात करें कि यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु कैसे पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उसको बोलते हैं सोलास। एक तो इस क्वेश्चन को याद रखो आप। अब बताती हूँ शीतोष्ण जलवायु कैसे पाई जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तापमान में कमी आएगी, जलवायु किस प्रकार की मिलेगी, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, जलवायु में कमी पाई जाएगी तो हमें जलवायु किस प्रकार की मिलेगी, तापमान में कमी मिलेगी तो जलवायु मिलेगी हमें शीतोष्ण कटिबंधीय। और इस क्षेत्र में जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उसको सोलास के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं, सोलास के नाम से उनको जाना जाता है। और सतपुड़ा तथा मैकाल की जो श्रेणी है वहाँ पर भी इस प्रकार के वृक्ष देखने को पाए जाते हैं। सही है, ये था हमारा पर्वतीय वन जिसमें हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया है। और लास्ट हम बात करेंगे ज्वारीय वन की। लास्ट कौन सा है, ज्वारीय वन। देखिए ये वन कहाँ पनपते हैं, नदी घाटी के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये वन, दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये वन पनपते हैं। ये जो वन होते हैं नदी के डेल्टाई वाले भागों में पाए जाते हैं। डेल्टाई भाग में क्या होती है, भूमि समतल होती है, नीची होती है। समुद्र का वापस जो खारा जल है वो इस क्षेत्र में वापस से आ जाता है। सही है, इस क्षेत्र की देखिए जब नदी डेल्टा का निर्माण करती है, सागर में गिरती है, उसके आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें ज्वारीय वन पाए जाते हैं। अब होता क्या है, यहाँ आपने देखा होगा कि जब नदी समुद्र में गिरती है तो समतल सतह, नदी का जो लेवल आता है धरातल किस प्रकार का हो जाता है, बिल्कुल समतल धरातल हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि विभिन्न धाराओं में बहकर नदी कहाँ गिरती है, महासागर में गिरती है। तो यहाँ पर जो नदी जब सागर में गिरती है यहाँ, या कह सकते हैं कि डेल्टाई जो भूमि होती है किस प्रकार की होती है, समतल होती है, नीची होती है, जिसके कारण क्या होता है, समुद्र की जब लहरें आती हैं तो उसमें समुद्र का जल क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इन भागों में जो सदाबहार के जो वन पाए जाते हैं, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। और समुद्र के खारे जल के कारण क्या होता है, खारे जल के कारण इनकी लकड़ी तो किस प्रकार की पाई जाती है, कठोर पाई जाती है। लकड़ी क्या पाई जाती है, कठोर। और जो छाल होती है, छाल होती है वो क्या पाई जाती है, क्षारीय। जो ज्वारीय वन होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है वो कठोर पाई जाती है और जो छाल होती है वह क्षारीय पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो भूमि होती है नीची होती है, समतल होती है और समुद्र का खारा जल वापस यहाँ तक पहुँच जाता है। उस खारे जल के कारण लकड़ी कठोर मिलती है और उन वनों की जो छाल है वो किस प्रकार की पाई जाती है, क्षारीय पाई जाती है। अब बात आती है कि इस लकड़ी का उपयोग क्या करते हैं। या तो भाई पास में क्या है, समुद्र है, या तो उस लकड़ी का उपयोग करते हैं नाव बनाने में, या चमड़े को पकाने में, और चमड़ा जो होता है उसको रंगने में उस लकड़ी का क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इन प्रकार के जो वन होते हैं उसमें मैंग्रोव वन, ताड़, कसूनिया, नारियल, फिनॉक्स, इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं
मैंग्रोव, इनको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, सुंदरी वन भी कहा जाता है, क्योंकि एक सुंदरी नाम का वृक्ष है, वह बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए इनको सुंदरी वृक्षों के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव है कसूनिया, कैसूनिया, मैंग्रोव, कैसूनिया, नारियल, फिनॉक्स, नारियल, फिनॉक्स और गोरने, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अब जो ज्वारीय वन है, बात करें कहाँ पाई जाती हैं। देखिए, बात तो अगर करें विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी डेल्टा, नाम क्या है, सुंदरवन का डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा तो ये है, सही है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से वृक्ष मिलते हैं, ज्वारीय वन मिलते हैं, सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ऐसा माना जाता है कि विश्व के जो 7% ज्वारीय वन हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, भारत में। विश्व के 7% जो ज्वारीय वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। इसमें कह सकते हैं कि हम हुगली नदी वाले क्षेत्र में और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा बनता है, गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, वो दोनों मेघना और पद्मा के नाम से यहाँ सुंदरवन के डेल्टे का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ज्वारीय वन का, वो कौन सा क्षेत्र है, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व के 7% जो ज्वारीय वन हैं वो इसी कह सकते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। ज्वारीय वन भी कहा जाता है, डेल्टाई वन भी कहा जाता है, मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये, और वेलांचली वन भी इनको कहा जाता है। और विश्व के जो 7% ज्वारीय वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। अब जितनी भी हमारी नदी मुहाने हैं वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, और इधर की अगर हम बात करें कच्छ का रण, गुजरात का जो पार्ट है वहाँ पर, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं। और घटते हुए क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, सबसे अधिक सुंदरवन का डेल्टा, कच्छ का रण सबसे अधिक यहाँ पाए जाते हैं, फिर कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो ज्वारीय वन है वो पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल और गुजरात में तो क्या हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। जो ज्वारीय वन है पश्चिमी बंगाल में भी बढ़ रहे हैं और इधर गुजरात में भी इन वनों का विस्तार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत में इन वनों का विस्तार घटता जा रहा है। कि भारत के जो 2 राज्य हैं वहाँ पर तो इनका विस्तार बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत में ये जो ज्वारीय वन है उनका जो विस्तार है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2 स्टेट कौन से हैं, एक तो है वेस्ट बंगाल जिसको हम बोल सकते हैं पश्चिमी बंगाल, और दूसरा हमारा गुजरात या कच्छ का रण है। इस वाले क्षेत्र में तो ज्वारीय वन है वो बढ़ रहे हैं। और बात करें बाकी अगर भारत की, तो वहाँ पर जो ज्वारीय वन है उनमें कमी पाई जा रही है, उनमें कमी हो रही है। तो ये थे हमारे क्या था, भारत की वनस्पति की आज हमने बात करी और टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। और आज के लिए पहले क्वेश्चन सुने आप, विश्व के कितने प्रतिशत ज्वारीय वन भारत में पाए जाते हैं, कमेंट करके आंसर मुझे देंगे आप। विश्व के कितने प्रतिशत ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं, कमेंट करके आप मुझे रिप्लाई करेंगे इसका, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। और इसमें कुछ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पर्वतीय वनस्पति की हमने बात की थी, उसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ना, कहीं भी समझ नहीं आए पॉज करके देखना, आगे पीछे करके देखना, 1-2 बार समझेंगे तो आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा। और मिलेंगे कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, देखते हैं कौन सा टॉपिक रहेगा। ओके, थैंक यू।